प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन रीट में सफल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः हाजिर हुए हैं। स्कूल व्याख्याता परीक्षा भूगोल के संदर्भ में सफलता कैसे प्राप्त करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें की रणनीति लेकर हाजिर हुए। आज ही हमसे जुड़िए, हमारे QR कोड के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से, हमारी डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक के माध्यम से आज ही ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग सूक्ष्म और व्यापक तरीके से चर्चा करेंगे किस प्रकार हम लोग स्कूल व्याख्याता की परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, इंतहा हो गई इंतजार की, तो वो इंतजार की जो पल थे, घड़ी थी, वो भी अब आ चुकी, वो पूरी हो चुकी। चले स्टार्ट करें। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए, पर जो परीक्षा की जो स्कीम है, यानी परीक्षा की जो योजना है, वो दिमाग में होनी चाहिए पहले। तो परीक्षा की स्कीम क्या है, योजना क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। परीक्षा स्कीम, देखिए कोई भी आप लोग पढ़ेंगे, कोई भी आप फॉर्म भरेंगे, तो उसमें परीक्षा की स्कीम आपको पता होनी चाहिए। तो हमारी स्कीम क्या है, इस परीक्षा स्कूल व्याख्याता भूगोल की स्कीम क्या है, स्कीम, ठीक है। तो स्कीम क्या है हमारी इस भूगोल की? पहला होता है प्रथम पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र। दूसरा होता है द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। मुझसे कई विद्यार्थियों का अनुरोध विनय होता है कि सर आप प्लीज हिंदी में ही शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो मैं आज जहाँ तक हो, मैं प्योर हिंदी शब्दों का ही प्रयोग। प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न होते हैं और इसके लिए एक सिलेबस तय किया गया है, एक पाठ्यक्रम तय किया गया है, एक सिलेबस तय किया गया है, एक पाठ्यक्रम तय किया गया। इसके लिए एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन कहा जाता है। जैसे हम लोग सामान्य अध्ययन कहते हैं, यानी जनरल नॉलेज जीके का पेपर होता है, उसमें बहुत सारे विषय हैं। तो 75 प्रश्न ये होते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र, इसका भी क्या होता है, एक पाठ्यक्रम है, का भी एक पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में 2 भाग होते हैं, इस पाठ्यक्रम के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपकी विषय से संबंधित जुड़ा हुआ विषय, जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हैं उस विषय का पाठ्यक्रम होगा। और दूसरा है आपका मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें 120 प्रश्न इसमें होते हैं। आपके जो भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, संबंधित विषय है, उसके आप 120 प्रश्न होंगे। इसके बाद मनोविज्ञान वाले में आपके 30 प्रश्न। इस प्रकार हम लोग टोटल हम बात करें तो इन दोनों को मिलाकर 30, 120, तो टोटल कितना होगा, 150 प्रश्न तो ये हो गए, प्लस 75 प्रश्न इनके, 75 प्रश्न इनके हो जाते हैं। ये मिलाकर आपके भाग्य का निर्धारण करते हैं। तो अब आप ये तय कर लीजिए कि आपका सिलेक्शंस, देखिए आंकड़ों का खेल है, बिल्कुल समझा रहा हूं मैं आपको एक एक करके। आंकड़ों का खेल 150, 75, यानी इसके जस्ट डबल है 150 वाला, ठीक है। और विषय का जो संबंध है वो 120। अब आप देख लीजिए विषय कितना महत्वपूर्ण होता है, विषय कितना महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, प्राथमिकता तय कर लीजिए, आपका प्राइमरी लक्ष्य क्या है, प्राथमिकता तय कर लीजिए। आपको क्या तैयारी करनी है, आपको किस विषय से तैयारी करनी है। कई विद्यार्थियों के पास 3-4 विषयों में पीजी होती है, ठीक है। वो कंफ्यूज होता है कि सर किस विषय से हम लोग तैयारी करें। तो ये पहले आप प्राथमिकता तय कीजिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए इंटरनल मॉर्फोलॉजी,
यानी आंतरिक विशेषताएं, आंतरिक क्षमताएं व्यक्ति को खुद को मालूम होती है। तो आप पहले अपना इंटरनल मॉर्फोलॉजी चेक कीजिए, आपकी आंतरिक क्षमता का मूल्यांकन कीजिए और तय कीजिए, फिर तय कीजिए हमें करना क्या है। दूसरा, प्राथमिकता तय इस संदर्भ में भी करनी है कि आपको स्कूल व्याख्याता बनना है या सेकंड ग्रेड टीचर्स बनना है या थर्ड ग्रेड टीचर्स बनना है या पटवारी बनना है, ये आपको तय कर लीजिए। पहले प्राथमिकता तय कीजिए, उसके बाद की आगे की रणनीति स्टार्ट कीजिए। तो कई विद्यार्थी ऊहापोह में होता है तैयारी क्या करें, ठीक है। तो पहली चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इस विषय के संदर्भ, क्योंकि हम लोग भूगोल के टीचर्स हैं तो हम केवल इस विषय पर बात करेंगे, इन विषयों पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चंस है, ये ही आपके भाग्य का फैसला करते हैं। मान लो आपने ये अच्छा पढ़ लिया है और इसमें भी मान लो आपने कम स्कोर किया है, तो भैया फिर भी आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, यानी आपको हो सकता है और इंतज़ार करना पड़े। तो हम लोग बैलेंस करके चलें। हर चीज़ का क्या होता है, एक बैलेंस होता है। जैसे मैं क्या कहता हूँ, इकोलॉजिस्ट नहीं, मैं खुद इकोलॉजिस्ट हूँ, तो इकोसिस्टम की बात करता हूँ। जिस विद्यार्थी के पास, जिस टीचर के पास, जिस प्राणी के पास, जिस मनुष्य के पास इकोसिस्टम का फॉर्मूला है, पता है, तो वो कभी असफल नहीं हो सकता। उसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे। तो चलें, ये 120 वाले प्रश्नों पर हम बात करें। इस पर 120 वाले प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए 120 वाले जो प्रश्न है किस प्रकार के होंगे। कोई भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, किसी विषय का विद्यार्थी हो, पहला होता है आपका 12th स्टैंडर्ड का, 12वीं स्तर का, 12th लेवल का सिलेबस। दूसरा होता है पाठ्यक्रम की हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा होता है ग्रेजुएट लेवल का होता है, ग्रेजुएट लेवल का होता है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं स्नातक स्तर का, स्नातक स्तर का होता है। तीसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, परास्नातक बोल सकते हैं, अधिस्नातक भी बोलते हैं, परास्नातक, ठीक है। पीजी लेवल का हो गया, स्नातकोत्तर भी कह सकते हैं, स्नातकोत्तर। ये लीजिए हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं मैं, स्नातकोत्तर, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, चलिए हम आगे चर्चा करेंगे उसकी हम लोग। ग्रेजुएशन लेवल, इस ग्रेजुएशन लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल के 55 प्रश्न आते हैं। इस ग्रेजुएशन लेवल में भी 55 प्रश्न आते हैं और स्नातकोत्तर लेवल के 10 प्रश्न आते हैं और टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 120 प्रश्न हो जाते हैं। आराम से सुनिए, इस रणनीति को आप देख लीजिए, आपको कोई भी असफल नहीं कर सकता, विश्व विजेता बन जाएंगे हम लोग। 55 प्रश्न। अब 55 जो प्रश्न हैं ये हमारे आते हैं एनसीईआरटी लेवल के, एनसीईआरटी लेवल के। और ये जो 55 जो प्रश्न हैं ये हमारे विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उन किताबों से आता है, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, ठीक है। विश्वविद्यालय की जो पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक चल रही है ना, उनकी किताबों से आता है, जिसका सिलेबस भी फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि बिना सिलेबस से बाहर नहीं पड़े, ध्यान देना। दूसरा, ये भी हमारे विश्वविद्यालय यानी पीजी में जो आपने किताबें पढ़ी है उन्हीं से ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब होता क्या, मैंने कहा क्या पढ़े क्या छोड़े कैसे पढ़े की रणनीति हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में 55 जो प्रश्न आते हैं ये एग्जाम में, आप विश्वास नहीं करेंगे, एग्जाम में 55 से इसका लेवल 65 प्रश्न तक पहुंच जाता है, क्योंकि 65 प्रश्न यानी इससे संबंधित प्रश्न भी होते हैं, इससे रिलेटिव भी आ जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कोई भी काम करते हैं तो वह रिलेटिव तो आता ही है ना, हर जगह रिलेटिव आ जाता है। तो एनसीईआरटी का जो रिलेशंस है, जो टॉपिक्स का जो संकल्पना है, वो 10 प्रश्न और आ जाता है इससे। तो अब इसका लेवल हो जाता है 65 प्रश्न का लेवल हो जाता है, इसका 10 ही रहता है, इसका कितना रहता है, 10 ही रहता है। ये लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है, 45 प्रश्न तक पहुंच जाता है। तो 10 प्रश्न यहाँ से उठकर 10 प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों तीनों सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो लेवल का ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान देना। अब आपको बात करता हूँ पूरे इस सिस्टम्स की बात करते हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम्स की बात करता हूँ मैं, ठीक है। टीचर्स की जो मैथडोलॉजी है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स की मैथडोलॉजी भी होनी चाहिए। बच्चे की मैथडोलॉजी तो है जो है, जो टीचर्स की मैथडोलॉजी होगी वही बच्चे की मैथडोलॉजी कन्वर्ट हो जाती है। अब ध्यान देना,
हमारे अधिकांश विद्यार्थी, हमारे अधिकांश टीचर्स, जो अधिकांश टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान देना, 90% टीचर इसको पढ़ाते हैं, 90% टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, क्योंकि भैया वो पीजी करके आए, नेट क्वालिफाई है, कई लोग तो नेट क्वालिफाई भी नहीं है, पीएचडी तो अलग की दूर की बात है, ठीक है। तो 90% टीचर्स ये ग्रेजुएट लेवल का पढ़ाते हैं, और जिसमें और के 5% टीचर्स इस लेवल का पढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल पढ़ाते हैं, और 10% टीचर्स, हाँ, और 5% जो टीचर्स बचे, वो 5% टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, 12th लेवल का पढ़ाते हैं। तो अब आप देखिए 90% टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, ग्रेजुएट लेवल का। प्रश्न क्या आ रहे हैं, 45 प्रश्न आते हैं, और जबकि 5% टीचर्स हैं वो केवल क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। 5% टीचर्स वो होते हैं जो केवल पोस्ट ग्रेजुएशन ही पढ़ा पाते हैं, बाकी की चीज़ें नहीं पढ़ा पाते। अब आप देख लीजिए कि चुनाव किससे होगा, आपकी सफलता किससे प्राप्त होगी, ये आप देख लीजिए। तो अब क्या करते हैं, ये एनसीईआरटी पढ़ाने के अलावा, और दूसरा देखिए इसमें और विडंबना देखिए, 90% पढ़ाने वाले टीचर्स में भी 30% सिलेबस तो वो छोड़ देते हैं, 30% जो सिलेबस है उसे वो छोड़ देते हैं। यानी 90% टीचर इसको पढ़ा रहे हैं ग्रेजुएट लेवल को, फिर भी यहाँ पर 30% सिलेबस छोड़ देते हैं। आप बोलेंगे सर ये डेटा कहाँ से लाए, मैंने अभी कुछ दिन पहले गूगल सर्वे हम फॉर्म जारी किया था, गूगल सर्वे के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड मैंने निकाला है, ठीक है। तो 5% टीचर्स ये पढ़ाते हैं, 5% टीचर एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं, और 90% टीचर ग्रेजुएट लेवल का पढ़ाते हैं, जिसमें से 30% तो वो सिलेबस को ही छोड़ देते हैं। अब आप देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है। अब आप देखिए क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, एक 20 का प्लेयर होता है, एक टेस्ट का प्लेयर होता है, एक वनडे का प्लेयर होता है। वो आप देख लीजिए आजकल जो रणनीति आ चुकी है, जो आरपीएससी की जो रणनीति है, प्रत्येक एग्जाम, यानी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, कोई भी एजेंसी कंडक्ट करवा रही है एग्जाम, उसकी जो रणनीति है वो 2020 लेवल की आ चुकी है। 2020 लेवल का मतलब होता है कम समय में, ठीक है। अब कम समय में परीक्षा कंडक्ट करवा रही, और उसी स्पीड से क्या कर रही है, रिजल्ट दे रही है। अब आप सोचिए एक विषय को, मैंने कहा क्या पढ़े, क्या छोटे, कैसे पढ़े, तो एक ही विषय को आप साल भर तक पढ़े, और साल भर तक की पहले 2 साल में जाके एग्जाम हुआ करती थी। अब क्या है, आपको कम समय दिया जाता, उस कम समय में पूरे विषय को पढ़कर और उत्तीर्ण होना, सफल होना अपने आप में बहुत बड़ी। इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए। अब सफलता कैसे प्राप्त करें, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास होगी। अब आप लोग बोलेंगे साहब कि किताब क्या क्या है, देखिए मैं किताबों की चर्चा नहीं कर सकता यहाँ पर। किताबें एनसीईआरटी के आप लोग किताबें पढ़िए, 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है, आपके 65 प्रश्न वहाँ पर आराम से आप मिल जाएंगे, और 45 जो किताब है, अब देखिए 45 प्रश्नों के लिए मार्केट में दुनिया भर की किताबें चल रही हैं, दुनिया भर की गाइड चल रही हैं, और जब सवाल आपत्ति का आता है तो वो ना बुक्स टिक पाती है उस एग्जाम कोर्ट में, और उसके नोट्स टिक पाते हैं, कुछ भी नहीं टिक पाते हैं। अब आप सोच लीजिए हमें 55 पे जोड़ देना है, 65 पे जोड़ देना है, या 45 पे जोड़ देना है, या 10% पे जोड़ देना है, आपको सबको बैलेंस लेके चलना है, लेकिन पढ़ना सब है। जिस प्रकार की पिच हो उसी प्रकार की बैटिंग होनी चाहिए। 20 की लाइक पिच है तो 20 खेलनी चाहिए, टेस्ट वाली पिच है तो टेस्ट खेलनी चाहिए, वनडे वाली है तो वनडे खेलनी, ठीक है। अब सवाल होता है हम लोग क्या पढ़ें, कैसे सफलता प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, उसके लिए हम कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए और चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्या पढ़ें। पहला सवाल, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो आपका खुद का क्या होना चाहिए, पहले आप एनसीईआरटी ले आइए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके नोट्स बना लीजिए, क्या बना लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। और ये नोट्स कैसे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। हमारे बेवर महोदय कहते हैं किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, सफल होने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल,
आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, और जिस प्रकार का रॉ मटेरियल है रिजल्ट भी उसी प्रकार का आएगा, रिजल्ट भी उसी प्रकार का आएगा। अब आप देख लीजिए, मार्केट से आप स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं तो आप मार्केट के व्यक्ति बन जाओगे, आप दुनिया का प्रचार करते घूमना, खुद का प्रचार कभी नहीं हो पाएगा। तो रॉ मटेरियल आपका होना चाहिए। तो जिस प्रकार की आप रॉ मटेरियल संकलन करोगे, इकट्ठा करोगे, वो आपका डिपेंड है। और इसके बाद नोट्स आपके अपडेट होने चाहिए, नोट्स ऐसे भी होने चाहिए एग्जाम से पहले हम उनको वापस रिवाइज भी कर लें। मैंने कई लोगों के नोट्स देखे हैं, कई टीचर्स के नोट्स देखे हैं, बहुत सारे लोगों के नोट्स देखे हैं, तो वो उनके जो नोट्स होते हैं वो लिटरेचर नोट्स होते हैं, साहित्यिक नोट्स होते हैं। अरे भाई, हम लोग कौन सी एग्जाम दे रहे हैं, पहले आप देख लीजिए एग्जाम की पद्धति क्या है। तो एग्जाम की जो पद्धति है, ध्यान देना, एग्जाम की पद्धति, एग्जाम की पद्धति ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है। और एग्जाम की पद्धति ऑब्जेक्टिव है और हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। क्या कर रहे हो आप लोग, टेस्ट 20 खेल रहे हो, टेस्ट पढ़ रहे हो आप, और आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देनी, और पढ़ के आ रहे हैं हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो पहले नोट्स आपके एक साइंटिफिक नोट्स होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ मेरे नोट्स, आप कोई भी नोट्स बनाए, लेकिन मेरे जो नोट्स होते हैं, इस भारत की बात करूँ, इस राजस्थान की बात करूँ, वो अपने आप ही अद्वितीय हैं, क्योंकि मैं यूनिक हूँ, तो मेरे बनाए नोट्स भी यूनिक है, आपके द्वारा बनाए गए नोट्स भी यूनिक है। तो हम लोगों का जो नोट्स की जो पद्धति है वो बहुत साइंटिफिक है। एक एक चीज़ को हम लोग सूक्ष्मता और व्यापकता से पढ़ें, और किसी भी चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सूक्ष्मता और व्यापकता के साथ। सूक्ष्मता, सूक्ष्मता, व्यापकता, सूक्ष्मता, व्यापकता, और समय, नियत समय, नियत समय में पढ़ लीजिए। यदि समय नियत नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, तो फिर बेकार है। इसके बाद हमें जो चीज़ें होती है, हमारी जो पिच है, वो हमारा जो टारगेट है वो किस प्रकार का है, हमारा जहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन में आपके सगे संबंधी, आपके लोग, आपके जिनके पास बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका भी तो देखना है हमें। तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि क्लास में बीए का विद्यार्थी बैठा हुआ है, नेट का विद्यार्थी बैठा हुआ है, आरएस का विद्यार्थी बैठा है, आईएएस का विद्यार्थी बैठा है। क्या उस टीचर ने कभी जिंदगी में आईएएस की परीक्षा ही पास क्यों नहीं की? अरे दी नहीं हो, क्या उसने एग्जाम यूपीएससी का फॉर्म ही नहीं भरा है, लेकिन उसका कहता है मैं आईएएस पढ़ाता हूँ। भाई, हम लोगों ने यूपीएससी 2019 भी दिया है, हम उसके वेटिंग लिस्ट में भी हैं, मेरिट लिस्ट में भी थे, लेकिन वेटिंग लिस्ट में देख लीजिए। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि हम लोग आईएएस मेंस पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा एक फिक्स डे है, यदि स्कूल लेक्चर पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी स्कूल लेक्चर का ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा भी समय बचता है, विद्यार्थी का समय बचता है, और रिजल्ट देते हैं। हमारा एक टारगेट है, पिछली बार हम लोगों ने प्रतिशत रिजल्ट दिया, फिर मेरिट दी। इस बार का हमारा जो टारगेट है, यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस बार का हमारा टारगेट है 100%। यानी पिछली गत वर्ष हमने दूसरी मेरिट दी, तीसरी मेरिट दी, 13वीं मेरिट दी, 18वीं मेरिट दी, इस प्रकार हमारी मेरिट दी थी। 86 सिलेक्शंस थे, और उनमें से अधिकांश थे 99% सारे विद्यार्थी वो जनरल कैटेगरीज में काउंट हुए थे। ओबीसी और एससी कैटेगरीज में 1% या 2% विद्यार्थी ही पास हुए थे। 98-99% हमारे जनरल कैटेगरी में पास हुए थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पास हुए थे। आप देख लीजिए, इस बार का हमारा जो टारगेट है वो 100% टारगेट है। अब आप सोचिए हमें कहाँ पढ़ना है, आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ पढ़ना है। मैं कहता हूँ यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दुनिया में, भारत में जितनी भी टीचर्स हैं, पहले उनकी क्लास ले लीजिए, उनकी वीडियो देख लीजिए। कई लोगों की तो क्लास वीडियो ही नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पूरे दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है, उसे आप वहाँ से पढ़ लीजिए, फिर तुलना कीजिए, इवोल्यूशन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, फिर आप मेरे साथ जुड़ें। क्योंकि मेरे पास सीधा सिस्टम है, समय का मैं बड़ा नियत हूँ, समय पूरा फिक्स है, टाइम बाउंड काम करता हूँ मैं। अब लोगों को पता ही नहीं होता सिलेबस कब हो रहा है, फिर लोग बोलते हैं एग्जाम के समय। दूसरा देखिए, टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। सफलता के लिए जो आधारभूत स्तंभ है वो क्या क्या होने चाहिए वो भी चर्चा करूंगा। तो कई लोग आते हैं कि सर मेरे पास 30% रह गया, 20% सिलेबस रह गया, सर मेरे टॉपिक्स रह गया। भाई क्यों रह गया? आपने पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, तो ये टॉपिक क्यों रह गए, ये आपके ऊपर प्रश्न है। यानी ध्यान देना, अपने कर्म और भाग्य पर दूसरे को दोष क्यों, अपने कर्म और भाग्य पर दूसरे को दोष क्यों? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए।
जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए, और ऐसा टीचर्स आपको चाहिए जो आपको अपने पद तक, आपको रिजल्ट तक लेके जाए। इस रिजल्ट के लिए आपको लिंक पर इस स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट देखिए, पहले टीचर्स की रिजल्ट देखिए, क्या वो टीचर्स का कंटेंट आरपीएससी में, यूपीएससी में, केवीएस में, नवोदय में, अदर बोर्ड में टिक पाता है? नहीं टिक पाता है। केवल लिटरेचरों का भंडार पड़ा है। और मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी टीचर्स इस पूरी दुनिया में किताबों से बाहर नहीं पढ़ा सकता। हाँ, हो सकता है वो 20 किताबों का संकलन करके पढ़ा सके। अब आप सोचिए, 4000 में, 5000 में इतनी सारी किताबें आ जाती हैं, उनको पढ़ लीजिए ना। इतने नोट्सों के बजाय उन किताबों को पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा प्रमाणिक है। लेकिन मैं कहता हूँ, पूरा सार आपका जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उस समय सार हमारा जो नोट्स हैं वो लगभग 20 पेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी एग्ज़ाम से पहले जो हमारे नोट्स बनने चाहिए वो 20 पेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो जिस विद्यार्थी के 20 पेजों में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उस विद्यार्थी को कोई नहीं रोक सकता। अब फोकस क्या है देखिए, अब हम लोग सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बाद और भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पर और चर्चा कर लें। तो ये तो चीज़ें आपने क्या पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, नोट्स पढ़े, सूक्ष्मता और व्यापकता, क्योंकि हम लोग बहुत ही सूक्ष्म और व्यापक और बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। लर्निंग प्रोसेस हम लोग बढ़ाते हैं बच्चों की। इसके बाद टारगेट, हम लोग किन बच्चों के बीच में हम बैठ रहे हैं, हमारा स्टडी एरिया क्या है। इसके पास पांचवा जो है वो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ मूल्यांकन। और ये जो मूल्यांकन है वो स्वयं का है, आपका मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन है, जिसे हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन टेस्ट, प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं। अब देखिए, आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी जब गेम खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो उससे पहले वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं। और हो सकता है समय के अनुसार भी अपने टैक्टिक्स में क्या करते हैं, वो परिवर्तन करते हैं। कब करेंगे, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। जैसे हम लोग साइकोलॉजिस्ट बोल देते हैं, मनोविज्ञानी बोल देते हैं, नवाचार। नवाचार में एक सिंपल सी बात करता हूँ, आज के टीचर शब्द का नवाचार एक रोज के 10 शब्दों का 10 बार यूज करते हैं, लेकिन अपनी पूरी शिक्षण विधि में नवाचार ला ही नहीं पाते हैं। और जब तक नवाचार ही नहीं आए तो रिजल्ट कैसे आएंगे, परिवर्तन नहीं आए तो रिजल्ट कैसे आएंगे। मैं सिंपल तरीका से बोल रहा हूँ, नवाचार देख रहे हैं तब आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं, तो भैया नए कपड़े पहन के जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, आप देख लीजिए। और फिर आप देखिए आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो उसी प्रकार जब आपका बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप क्या कर लीजिए, अपने नवाचार कर लीजिए, अपना परिवर्तन कर लीजिए, अपनी जो स्टडी पैटर्न है, जो अध्ययन पद्धति है, उसको क्या कर लीजिए, परिवर्तन कर लीजिए, नवाचार कर लीजिए। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज का हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं। और हमारे विद्यार्थियों के लिए एक वीकली टेस्ट प्रोग्राम रखते हैं, वीकली टेस्ट प्रोग्राम भी रखते हैं। अब आप देख लीजिए, बहुत सारे संस्थान इस भारत में, पूरे जयपुर में, राजस्थान में टेस्ट प्रोग्राम रखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाने से फुर्सत मिले जब। क्योंकि इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस प्रोग्राम में, टेस्ट प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान देना, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब एक नियम आपको यहाँ पर बताता हूँ, हमारे भूगोल में चलता है, सब जगह चलता है, लॉ ऑफ एक्सपेंडेशन का नियम, जो कि हमारे विज्ञान में भी चलता है, हमारे ब्रह्मांड में भी चलता है। लॉ ऑफ एक्सपेंडेड का नियम, यानी जितना आप लोग तनाव दोगे, जितना आप उस पर काम करोगे, वह चीज़ उतना ही बढ़ता जाता है। आज भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, ये हमारी बॉडी है, मैं एक्सपेंड का नियम बताता जा रहा हूँ। आप देख लीजिए, इस दिमाग पर जितना जोर दोगे उतना ही आप सफल होगे, दिमाग उतना ही बढ़ेगा, उतना ही आपको रिजल्ट देगा। तो ध्यान देने हमें, तो जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये बॉडी भी सोचती है इस एक्सरसाइज का परिणाम होना चाहिए, इस पर खिंचाव आता है, जोर आता है, और एक दिन यही मसल्स आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। अब बताइए, उस जिम में आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रिंग होती नहीं होती, स्ट्रांग, मजबूत होती है। तो क्यों नहीं हम लोग एग्जाम से देने से पहले हम लोग एक वीकली टेस्ट प्रोग्राम में जुड़ें, क्यों नहीं हम इसका बार बार टेस्ट दें। और यदि आपने टेस्ट नहीं दिया है, सहयोग से आप पास हो सकते हैं, ध्यान देना, सहयोग से आप पास हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक एग्जाम आप पास नहीं कर सकते।
सहयोग से आप पास हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक एग्जाम पास नहीं कर सकते। मेरा विद्यार्थी प्रत्येक एग्जाम पास करता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। एक ही एग्जाम को कई बार क्रैक कर देता है, कभी केवीएस की क्रैक करता है, कभी नवोदय क्रैक करता है, कभी डीएसएसबी क्रैक करता है, कभी आरपीएससी क्रैक करता है, कभी यूपीएससी क्रैक करता है, क्योंकि हमारा कंटेंट तो वही है ना। एक कंटेंट, ऐसा कंटेंट बनाओ जो सारे एग्जाम में दे पाए, और उसकी वैसी तैयारी की, उसकी फील्डिंग भी, उसकी बॉलिंग भी, उसकी बैटिंग भी वैसी करो ना आप आराम से, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या कर रखा, सफलता के लिए कुछ आधारभूत नियम बना रखे हैं। तो पहला जो आधारभूत हमारा जो नियम है वो है टाइमिंग। पहला आधारभूत हमारा है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब होता है समय। अब देखिए, हम लोग क्रिकेट के कमेंट्री सुनते रहते हैं, तो वहाँ बोलते हैं क्या टाइमिंग है, टाइमिंग शॉट मारा था, 6 पर पहुंचा। तो यानी समय के आधार पर, समय के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, समय के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कई विद्यार्थी एग्जाम का 1 महीना रहता है, 15 दिन रहता है, 2 महीने रहते हैं, तब भागते हैं, रेस लगाते हैं, सर अब क्या करूं, मेरा ये टॉपिक रह गया, सर अब मैं क्या करूं, मैं दोबारा तैयारी करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे आपका ऑनलाइन कोर्स दे दो, क्रैश कोर्स दे दो, आपका टेस्ट प्रोग्राम दे दो। अब बताइए भाई, हड़बड़ी में समय से पहले, हड़बड़ी में समय के बाद किया जाने वाले कार्य का रिजल्ट क्या होता है, बहुत कम परिणाम होते हैं भाइयों, जो आपके फेवर में जाता है। तो पहले चेत जाइए, समय पर चेत जाइए। हमने देखा है हमारे गाँव में कि बच्चा क्या करता है, आम खाने, गर्मी में आम खाने के बाद उसको फेंक देता है, उसको गाड़ देता है, और जब बरसात आती है अपने आप अंकुरित हो जाता है। अब बरसात होने के बाद उस आम को आप, आम के गुठली को आप लगाना चाहते हैं, वो अंकुरित नहीं होगा। ये रूल्स ध्यान रखना, ये मैं प्रकृति का नियम हूँ, इकोलॉजिस्ट हूँ, इकोसिस्टम का फॉलो करता हूँ, ध्यान देना। इकोसिस्टम में क्या होता है, सभी का विकास चारों तरफ होना चाहिए, यानी उसकी सभी शाखाओं का विकास होगा, तभी वह आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार भूगोल में या किसी अन्य विषयों में जब तक हम लोग सभी शाखाओं पर, जब तक हम लोग सभी एक बिंदुओं पर पकड़ नहीं बना पाएंगे, तो वो आपको डेवलप नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, वो सहयोग से पास हो जाए बात अलग है, लेकिन वो दुनिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो फिर वापस जब दोबारा कभी पाला पड़ेगा किसी से, तो वह फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो पहले टाइमिंग आप रखिए। जिस विद्यार्थी की टाइमिंग गजब की होती है, वो सफल होता है, वो हिट होता है। तो टाइमिंग का निर्धारण आप कीजिए, समय का निर्धारण आप कीजिए, आपको कब तय करनी है। दूसरा, टाइमिंग के साथ हमारा होता है स्किल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्किल, कौशल होता है, ध्यान देना। ये कौशल हमेशा बदलता रहना चाहिए, स्किल है। अब देखिए, आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, तकनीकी शब्द आपको आने चाहिए, कौशल आपको होना चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक किसी भी क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में अपना अपना एक कौशल होता है। क्रिकेट का अलग कौशल है, हॉकी का अलग कौशल है, स्कूल व्याख्याता का अलग कौशल है, पटवारी का अलग कौशल है, यूपीएससी का अलग कौशल है, नेट का अलग कौशल है। तो वे कौशल अपने पास होने चाहिए। तो उसके सब्जेक्ट की आप जो टेक्निक्स हैं, वो तकनीक है, वो आपको होनी चाहिए। यदि आपके पास विषय की तकनीक पता नहीं है, फिर बच्चा क्या करता है, पीएचडी, मैंने देखा है कई बार विद्यार्थी पीएचडी कर रहा होता है, फिर वो क्या करता है, तकनीकी शब्दावली खरीदता है, कहीं से नेट पर सर्च करता है। मैं कहता हूँ शब्दों पर पकड़ बना के रखिए। मेरा शब्दों पर इतना शानदार पकड़ है, मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पर गर्व होता है कि मैंने इतना कर लिया, क्योंकि ये मेरे टीचर्स का परिणाम है, जिन्होंने मुझे डांट डांट के मुझे अपने स्किल पर डेवलप करने के लिए जोर दिया। तो मैं भी कहता हूँ कि आप स्किल पर पकड़ बनाइए, और यह स्किल हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगी। राजनीति में भी स्किल होनी चाहिए, तभी देखिए आप मोदी जी कहाँ पर है, ठीक है। स्किल नहीं है तो दूसरा व्यक्ति कहाँ पर है, नीचे है, आप समझ जाइए, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है लगातार सतत प्रयास होना चाहिए, कंसिस्ट होना चाहिए। आप सतत लगे रहिए, कंसिस्ट होना चाहिए। कई विद्यार्थी मुझसे कहते हैं सर मैं 2 बार दे लिया, 3 बार दे लिया। मैं कहता हूँ घबराएं नहीं, तैयारी जारी रखें, आपका सिलेक्शन होगा। छोड़े मत, आप निरंतरता रखिए उस चीज़ की। हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, और एक दिन अचानक बीच में दूसरी वैकेंसी आ गई, उसमें घुस जाते हैं, तीसरी वैकेंसी आ गई, उसमें घुस जाते हैं, और आपकी निरंतरता खत्म हो जाती है। या फिर कहीं पार्टी में चले जाते हैं, या फिर कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जब तक हम लोग निरंतरता नहीं रखेंगे ना, आपकी प्रेजेंस लगातार नहीं होगी, तब तक आप सफल भी नहीं होगे। ये नहीं है कि एक दिन क्या हुआ, एग्जाम के समय मैंने देखा है टीचर्स क्या करते हैं, कोचिंग्स वाले क्या करते हैं, ध्यान देना,
कई बार क्या करते हैं कोचिंग्स वाले कि एग्ज़ाम के समय ही टीचर्स एग्ज़ाम के समय बड़े बड़े ऐड देते हैं और फिर मार्केट में घुस जाते हैं और बच्चों को लुभा लेते हैं। ऐसा मत कीजिए भाई, और ऐसे लोगों से बच के रहिए। मैं कहता हूँ देखिए, मेरे पास जुड़ने का मतलब, देखिए ध्यान देना, आप बड़े विज्ञापन से जुड़ना चाहते हैं या बड़े कंटेंट वाले के साथ जुड़ना चाहते हैं, बड़े विज्ञापन के साथ जुड़ना चाहते हैं या बड़े कंटेंट वाले के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कंटेंट बड़ा होना चाहिए जिससे आपको सफल दिलाए। ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका अनुशासन आपके पास होना चाहिए, अनुशासन भी आपका होना चाहिए। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि साधारण, यानी उस विषय के प्रति समर्पणता होनी चाहिए, समर्पणता होनी चाहिए। तो समर्पण नहीं है उस विषय के प्रति, उस विषय के प्रति अनुशासन नहीं है, तो आप लोग सफल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपका सफलता होना चाहिए। उसके बाद आप लोग लगातार उस मार्केट में आप अपना मूल्यांकन कीजिए, और मूल्यांकन करने के साथ साथ आपका फीडबैक भी लेते रहिए। तो फीडबैक भी आपके होना चाहिए। हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं, उसमें फीडबैक एक बिंदु होता है, उसी प्रकार आपके मूल्यांकन के द्वारा एक फीडबैक आता है। आप मूल्यांकन कीजिए और लोगों से पूछिए, टीचर से आप बात कीजिए, सर मेरी स्थिति क्या है। आप तो जब तक आप लोग मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो मूल्यांकन नहीं करेंगे तो नवाचार नहीं करेंगे, और नवाचार नहीं करोगे, नया परिवर्तन नहीं करोगे, तो सक्सेज में रोड़ा हो जाएंगे, अटक जाओगे, सक्सेज आपसे दूर हो जाएगा। मेरा ये एस यू है, एस का मतलब है यू, का मतलब है यू, यानी आपके बिना सफलता नहीं हो सकती। इसलिए सक्सेज में आप छुपे हुए, आपका फीडबैक होना चाहिए, आपका मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्न करना, ध्यान देना, प्रश्न करना, प्रश्न पूछना एक वैज्ञानिक है। कई टीचर्स, कई विद्यार्थी प्रश्न करना है और प्रश्न पूछना दोनों को ही उचित नहीं मानते। अब बताइए, अब इस मैकेनिज्म में हम विज्ञान की दुनिया में रह रहे हैं, मैकेनिज्म की दुनिया में रह रहे हैं, तो विज्ञान की दुनिया में रह रहे हैं और प्रश्न नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सभी समस्याओं का एक ही उद्देश्य है, मानव कल्याण, और सभी समस्याओं का समाधान एक ही सूत्र के द्वारा होता है, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था। तो यानी हम लोग मैकेनिज्म बनो, आप मैकेनिज्म बनो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद जरूर सफल होगे, लेकिन आप कंसिस्टेंसी रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, और आप जो चाहो वो पा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हमने अपने विद्यार्थियों के लिए, दूर दराज से जो विद्यार्थी आए हुए हैं, जो दूर दराज में जो आ नहीं सकते, टीचर्स हैं, जॉब वाले हैं, उन वंचित विद्यार्थियों के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स जारी कर रखे हैं। ऑनलाइन कोर्स में अभी दीपावली के अवसर पर 75% हमने क्या कर रखा है, डिस्काउंट कर रखा है। मैं कह रहा हूँ, मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है, आप ऐप लोड करें, यूट्यूब पर देखिए, हमारी वेबसाइट पर जाकर देखिए, और फिर लोगों से तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, फिर आप हमारे साथ जुड़िए। तो हमारा जो कंटेंट है, मैं अपने कंटेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। कोई ऐसा टीचर जो कह दे कि मैं अपने कंटेंट के रेस्पॉन्सिबल हूँ, कोई नहीं कह सकता। मैं आपके सामने इस इंटरनेशनल मंच पर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहता हूँ, मैं अपने कंटेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, तो हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं। इसमें ऑनलाइन कोर्स में HD क्वालिटी की सारी चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं हमारे पास, सैकड़ों वीडियोज़। आप सोचिए, लोग अभी वीडियो बनाने रख रहे हैं हम लोग हमारे पास, और लगभग 600 क्लासें हैं, जिनकी जो आवर्स हैं 2-3 घंटे की, हमारी एक क्लास 2 से 3 घंटे की। दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को, जो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, उन ऑफलाइन में जो पढ़ा रहे हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, लाइव करते हैं, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ना कट पेस्ट, हम कट पेस्ट में विश्वास नहीं करते। तो ऑफलाइन का ही ऑनलाइन लाइव रिकॉर्ड होता है, लाइव रिकॉर्ड के बाद बच्चे देते हैं। उसके बाद भी आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं, तो हमने डाउट सॉल्यूशन भी रखते हैं। आप जब चाहो, आपके पास समय निर्धारित है, उस टाइम पर आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं हमारे, उस मोबाइल नंबर पर बात कीजिए, कॉल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यानी एग्जाम जब तक होगी हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं, लेकिन आपको भी उसमें समर्पण करना पड़ेगा। यदि आपका समर्पण नहीं है ना, तो मैं कुछ भी पढ़ा लूँ, कुछ भी मिठाई दे दूँ, आपका कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपका समर्पण भी जरूरी है। इस प्रकार क्या हुआ, हमने उस सिलेबस को क्या करना है, पूरे एक समय में तय कर लीजिए। अब समय में तय करते हैं, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, मैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कई लोगों को नोट्स पता नहीं होता समय कैसे होता है, और नोट्स बनाते समय आप कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ बॉक्स होता है, मैं हमेशा कहता हूँ ये बॉक्स बना लीजिए, और उस बॉक्स को आप क्या कर दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। जो भी आपको नए समसामयिक मिलती हैं, आप ध्यान देना, समसामयिक पर भी आप पकड़ बना के रखिए। कोई भी एग्जाम दीजिए,
वहाँ पर समसामयिकी होना चाहिए। यदि आपका समसामयिकी नहीं है ना तो काम नहीं चलेगा, ध्यान देना। तो समसामयिकी आपका होना चाहिए। और हम लोग प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह को क्या करते हैं, समसामयिकी लेख जारी करते हैं, नोट्स जारी करते हैं, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, उस करंट से जुड़ा रहता है, उस लेख से जुड़ा रहता है और भूगोल की या विषय की पकड़ हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार आप देखें, आपको लग रहा है, और आप देखिए मैं कहता हूँ एक और चीज़ मैं लास्ट बोल चुका हूँ, एक हमारा छठा जो चीज़ रह गया है वो आधारभूत है, वो है आग। आग को मैं इंस्पायर भी बोलता हूँ, ठीक है। आग है, इंस्पायर है, ज्वालामुखी वाली आग। ज्वालामुखी वाली आग अंदर आग होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, पानी की ललक होनी चाहिए, नौकरी पाने की ललक होनी चाहिए। और जिसके अंदर नौकरी पाने की ललक है, लक्ष्य प्राप्त करने की ललक है, उसे कोई नहीं हरा सकता। ये आग आपके अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर इंस्पायर भी आग है। आप लोगों को सुनिए, लोगों के इंटरव्यूज पढ़िए, लोगों के आर्टिकल्स पढ़िए, अपने आसपास का माहौल देखिए, आप इंस्पायर हो जाइए। और आप जब अंदर आप इंस्पायर होगे तो आप पढ़ाई करोगे। और मस्तिष्क में कभी भी नेगेटिव मत लाइए, मस्तिष्क में हमेशा पॉजिटिव लेके आइए। और पॉजिटिव रहोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई नहीं हरा सकता। नेगेटिव रहोगे, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, कितने भी विद्वान हो, आप जीत नहीं सकते। तो जीतने के लिए आपका आग के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि आप असफल हो रहे हैं, पहली बार टेस्ट दिया, नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, दूसरी बार दो, तीसरी बार दो। और मैं कहता हूँ मेरे यहाँ जो टेस्ट देता है वो 60% से ऊपर जो भी मार्क्स दिया आता है टेस्ट में, मैं उसको कह देता हूँ, उसे सर्टिफिकेट दे देता हूँ, बेटा आप जा कोई सी एग्जाम दे, पास हो जाएगा, तुझे कोई नहीं रोक सकता। और जो 60 से कम परसेंटेज है, मैं भी उसके ऊपर डाउट करता हूँ और विद्यार्थी को भी डाउट होना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप इस प्रकार पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए। ऑफलाइन में भी 9 नवंबर तक, ऑफलाइन में भी 9 नवंबर तक आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसकी फीस है 16,000 है। और ऑनलाइन की जो है, ऑनलाइन में 8 नवंबर तक जो फीस है हमारी, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की 7,000 है। हम लोग प्राइस में किससे कंपेयर नहीं करते, ये हमारी जो प्राइस है ये अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है क्योंकि सब कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। और मैंने कहा इकोसिस्टम होना चाहिए। ये प्राइस भी ऐसी प्राइस भी मत रखो जो कोई खरीद नहीं सके, और ऐसी प्राइस रख दो जो सब लोग खरीद लें, जिसके वैल्यू खत्म हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो अपनी रॉ मटेरियल, अपना जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो अपनी अफोर्डेबल है। मैं कहता हूँ हमेशा हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो सारे अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है। तो ऑफलाइन जुड़ने के लिए 9 नवंबर तक 16,000 रुपये फीस है। और इस बार हमारा जो टारगेट है वो 100% है। क्या आप उस 100% में शामिल होना चाहते हैं? यदि आप उसमें 100% में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए, आज ही हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विजिट कीजिए। चाहे वेबसाइट पे जाइए, चाहे ऐप पर जाइए, चाहे टेलीग्राम पेज पर जाइए या फेसबुक पेज पर जाइए, कहीं भी जाइए। हमारा जितने भी वीडियोज़ हैं, हमारे जितने भी पीछे किया हुआ कार्य सब आपको मिल जाएगा, सारे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको हमारे। मैं कोई भी कट पेस्ट नहीं करता बच्चों की। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिलेक्शन हो गए कहीं और से कट पेस्ट लगा दिया, कट पेस्ट कर दिया। मैं हमेशा कट पेस्ट नहीं करता। जो मेरे साथ सेल्फी करके फ़ोटो खिंचाता है मैं वही शो करता हूँ। लेकिन जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़े हैं उनकी सबकी लिस्ट मैं सोशल मीडिया पर जारी करता हूँ। एक बार की बात है, एक टीचर्स ने कह दिया कि आपके इतने सिलेक्शन नहीं हुए, आप जारी कर दीजिए। मैंने कहा सोशल साइट पर रुक जाइए। 15 मिनट में मैंने पिछले 2015 में 43 सिलेक्शन हुए थे, 40 की लिस्ट डाल दी थी। अब मैंने कहा अब आप डाल के दिखाइए, तो वो डाल नहीं पाए। मैं जो कहता हूँ मैं करके दिखाता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, ये मेरा ईश्वर का आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे, इसके लिए मैं लगातार मेहनत करता रहूँ। प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक दिन एक नया काम करता रहूँ, नया मूल्यांकन करता रहूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि जो भी कुछ मेरे पर थोड़ा बहुत आपको कुछ नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, मैं उसका तुरंत समाधान करता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी वंचित हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए। नमस्कार।